तो हेलो फ्रेंड्स, आज हमारे साथ है शिवम सैनी, जो अभी आईआईटी कानपुर में आईएमई में एमटेक कर रहे हैं और उनका प्लेसमेंट लगा है सिटी बैंक में एज अ बिजनेस एनालिस्ट। तो एंड वो आईआईटी कानपुर के आईएमई डिपार्टमेंट के प्लेसमेंट कोऑर्डिनेटर भी है। तो पूरा डिटेल में बात करेंगे शिवम से आईआईटी कानपुर के इंडस्ट्रियल मैनेजमेंट एंड इंजीनियरिंग के बारे में, उसका करिकुलम, उसका प्लेसमेंट एंड ऑल। एंड थोड़ा बहुत बाकी ब्रांचेस के बारे में भी बात करेंगे आईआईटी कानपुर के, कि वहां पे भी कैसा प्लेसमेंट रहता है। तो ये वीडियो काफी हेल्पफुल रहेगा अगर आप आईआईटी कानपुर में एडमिशन लेना चाहते हैं तो चलिए शुरू करते हैं। तो शिवम, थोड़ा अपने बारे में बेसिक इंट्रोडक्शन दे दीजिए। Yeah, hello Rusi. So, as you know that we are connected through Gate. So actually, I did my BTech from NIT Jalandhar, and I gave Gate during 2021 when I was working in L&T construction. So after that, I joined IIT Kanpur for my MTech. So my BTech was basically in mechanical. So अभी अगर मैं यहाँ पे बात करूँ अपने आईएमई की, तो आईएमई में अभी मेरा प्लेसमेंट है, आप जैसे ऋषि ने बताया, सिटी बैंक बिजनेस एनालिस्ट में लगा है। तो मैं जो प्लेसमेंट कोऑर्डिनेटर भी यहाँ पे वर्क कर रहा हूँ। तो आज हम थोड़ा बात करेंगे इसी के बारे में ऋषि के साथ। तो यार, तो एक चीज सबसे पहले मैं पूछना चाहूंगा कि जैसे आईआईटी कानपुर के आईएमई में एडमिशन के लिए तो अपने टाइम पे 21 में तो डायरेक्ट था, बट अब जैसे इन लोगों रिटर्न एग्जामिनेशन एंड इंटरव्यू भी कंडक्ट कर रहे हैं शायद। या तो तो उसमें थोड़ा, हाँ, थोड़ा बता दीजिए उसके बारे में। जैसे हमारे टाइम पे 2021 में डायरेक्ट एडमिशन हुआ है। 2020, 2021 और 2022 तीनों ईयर डायरेक्ट एडमिशन था। उससे पहले भी रिटर्न और इंटरव्यू होता था। तो अब की बार भी रिटर्न एंड इंटरव्यू दोबारा से होने जा रहा है। और आई थिंक मोस्टली आईआईटी के की ब्रांचेज में सब में ही रिटर्न एंड इंटरव्यू होंगे इस बार। सो अगर आईएमई की बात करूं मैं, तो रिटर्न में बेसिकली सिलेबस क्या रहेगा, आपका बेसिक एप्टीट्यूड रहेगा और बेसिक मैथमेटिक्स। जैसे कि हमारा क्वांटिटेटिव करिकुलम रहता है, तो आप ज़्यादा एक्सपेक्ट कर सकते हैं, तो प्रोबेबिलिटी के क्वेश्चंस रहेंगे काफ़ी। तो आपको उस पर चेक किया जाएगा। और जनरल एप्टीट्यूड में आपका इंग्लिश सेक्शन भी रहेगा, लॉजिकल रीजनिंग भी रहेगा, लेकिन ये अप टू गेट लेवल का ही होगा। आपने गेट की तैयारी अच्छे से की हुई है तो आपको उसके लिए ज़्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं है। बस आपको थोड़ा प्रोबेबिलिटी एंड स्टैट्स पार्ट ना ध्यान देना होगा। इंटरव्यू बेसिकली पैनल पे डिपेंड करता है कि आप किस प्रोफेसर के पैनल में जाते हैं। तो लाइक 10 to 15 पैनल्स बनते हैं जिस दिन इंटरव्यू प्रोसेस होता है। तो आप किस प्रोफेसर के पैनल में जा रहे हैं उस चीज पे भी डिपेंड करता है, उनकी स्पेशलाइजेशन पे। लेकिन फिर भी प्रोफेसर आपसे ज्यादा एक्सपेक्ट नहीं करते हैं कि आप अभी कुछ स्पेशलाइजेशन के बारे में जानकारी रखें। बेसिक रहता है कि प्रोबेबिलिटी एंड स्टैटिस्टिक्स पे आपको चेक किया जाएगा, जो कि आपने गेट लेवल की पढ़ी हुई है। उसके बाद आपका जैसे अगर मैं आईएमई की बात करूँ, तो एक इंटरडिसिप्लिनरी ब्रांच है। तो यहाँ पे मैकेनिकल, टेक्सटाइल, बायोटेक्नोलॉजी, ये केमिकल, इलेक्ट्रिकल, ये सब ब्रांचेज के स्टूडेंट्स अप्लाई कर सकते हैं। तो उनके बीटेक प्रोजेक्ट, जो उनका मेजर प्रोजेक्ट था, या उनका जो बीटेक में उन्होंने अपना करिकुलम था, उस पर भी बेसिक क्वेश्चन रहते हैं। लेकिन मोस्टली क्वेश्चन आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि जनरली कि आपका एप्टीट्यूड लेवल कैसा है वो चेक करते हैं प्रोफेसर। Right. तो फिर आईआईटी कानपुर का जो मतलब आईएमई है, उसका जो करिकुलम है वो भी ऐसा होगा कि कोई पूरा जिसमें कोई फंडामेंटल नॉलेज, मतलब प्रायर नॉलेज की जरूरत नहीं होगी, शुरू से सब कुछ नया ही आप सीख रहे होगे वहां पे जाके। तो जैसे ये इंटरडिसिप्लिनरी ब्रांच है, तो एज ए मैकेनिकल गाय आई कैन से कि आपको थोड़ा प्रायर नॉलेज होता है, जैसे ऑपरेशन रिसर्च सब्जेक्ट का, हम्म। या अ, आप बोल लीजिए कि सप्लाई चेन के इन्वेंट्री कंट्रोल एंड ऑल दोज थिंग्स आप इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग में पढ़ के आए हुए होते हैं। लेकिन हम्म। ऐसा नहीं है कि यहाँ पे इस चीज को कंसिडर किया जाता है जब कोई भी एडमिशन लेगा स्टूडेंट, कि आपने पढ़ा हुआ है कुछ भी। तो हम्म। बेसिक से प्रोफेसर पढ़ाएंगे आपको, बिल्कुल बेसिक से शुरू होगा सब, जो आपने ऑपरेशन रिसर्च सब्जेक्ट में अपना पढ़ा है। तो कोई भी ब्रांच का बंदा कोप अप कर सकता है। तो राइट। जैसे अगर मैं करिकुलम की बात करूं, तो करिकुलम में हमारे 3 सब्जेक्ट कंपलसरी रहते हैं फर्स्ट सेमेस्टर में। सबसे पहला सब्जेक्ट होता है ऑपरेशन रिसर्च। और ऑपरेशन रिसर्च ऐसे नहीं है कि उस लेवल से शुरू किया जाएगा कि आप मास्टर स्टूडेंट हैं, क्योंकि हम्म। इंटरडिसिप्लिनरी ब्रांच है। तो डिफरेंट टाइप के
बैकग्राउंड के स्टूडेंट्स यहाँ पे हैं, तो बेसिक से शुरू करके उस लेवल तक लेके जाया जाता है पीजी स्टूडेंट के। तो ऐसे रहता है। दूसरा, प्रोबेबिलिटी एंड स्टैटिस्टिक्स। तो प्रोबेबिलिटी एंड स्टैटिस्टिक्स हमारा दूसरा कंपल्सरी सब्जेक्ट है। और मैं आपको बता दूं कि प्रोबेबिलिटी जब पढ़ना शुरू करते हैं तो उस प्रोबेबिलिटी से पढ़ना शुरू करते हैं कि प्रोबेबिलिटी इज नॉट ग्रेटर देन 1 एंड इज नॉट लेस देन 0। तो इतना बेसिक से शुरू करते हैं प्रोफेसर। तो आप समझ सकते हैं कि आपको प्रायर नॉलेज हाँ, नहीं भी है तो आपको सिखाया जाएगा पहले दिन से। और तीसरा राइट, सब्जेक्ट रहता है इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटिंग, जिसमें मोस्टली हम लोग जावा सीखते हैं। उसके राइट, बाद के सब्जेक्ट रहते हैं तुम्हारे एलेक्टिव्स। तो ओके, एलेक्टिव्स का मैं बोल सकता हूँ कि अगर आपको प्रोफाइल बनाना है, जैसे बेसिकली दो टाइप की प्रोफाइल होती है आईएमई में, कि आपको डाटा फील्ड में जाना है, डाटा एनालिटिक्स, डाटा साइंटिस्ट वगैरह में, या फिर आपको ऑपरेशन ऑप्टिमाइजेशन में जाना है। तो उस बेसिस पे आप अपने इलेक्टिव सेलेक्ट करते हैं। इलेक्टिव आपके पास 3 कंपल्सरी सब्जेक्ट है और 6 इलेक्टिव है। पहले सेमेस्टर में 1 इलेक्टिव लेना होता है, दूसरे सेमेस्टर में 4 इलेक्टिव होते हैं, चारों के सब्जेक्ट हैं। और थर्ड सेमेस्टर में आपके पास एक कोर्स होता है, वो भी इलेक्टिव होता है। तो मतलब आपके पास काफी ऑप्शन होते हैं। राइट। तो फिर ये जो इलेक्टिव्स होते हैं उसमें से काफी सारे इलेक्टिव्स ऐसे भी होंगे, स्पेशली जो डेटा साइंस जा रहा है उसमें कोडिंग की रिक्वायरमेंट रहती होगी। हाँ, तो देखो तुमने ये जैसे क्वेश्चन पूछा है, तो सबसे बेसिक चीज रहती है कि कोई भी मैकेनिकल, बायोटेक या इन सब ब्रांचेज का बंदे को सबसे पहला ख्याल आता है जब ऐसी ब्रांच ज्वाइन कर रहा होता है पीजी में, कि कोडिंग यस। कैसे करूंगा मैं। तो एक्चुअली क्या होता है कि अगर मैं हम लोगों का बताऊं, मेरे बैचमेट या हमने भी कभी कोडिंग नहीं की थी यहाँ आने से पहले। तो आपका जैसे हमारे फर्स्ट सेमेस्टर में हमने एक कोर्स किया था जो इलेक्टिव था, स्टैटिस्टिकल मेथड्स फॉर बिजनेस एनालिटिक्स। इसमें हमारे 3 प्रोजेक्ट थे। तो मोस्टली वैल्यूएशन प्रोजेक्ट बेसिस पे था, और जब प्रोजेक्ट आप करेंगे तो आपको कोडिंग की जरूरत पड़ेगी उसमें। लेकिन बेसिक पाइथन आप कर लेंगे, बेसिक पाइथन आपने कर ली, वो आप 5 से 6 दिन में कर लेंगे। तो ऐसा नहीं है कि आपको सब कुछ याद हो जाएगा। सिंटैक्स सिंटैक्स की जरूरत नहीं होती है कभी भी डाटा साइंस में, वो आप सर्च कर सकते हैं गूगल से। तो बस आपको पता होना चाहिए कि आप ये काम करना चाह रहे हैं, इसके लिए कैसे सर्च करनी है चीजें। तो पाइथन को हमें राइट। ऐसे याद नहीं करना है, जैसे कि डेवलपर वाली चीज नहीं करनी है कि हमको सिंटैक्स याद होने चाहिए या हमको बड़े बड़े लूप लिखने हैं। कुछ ऐसा नहीं होता है डाटा साइंस या एनालिटिक्स में। तो आप जैसे प्रोजेक्ट करेंगे, प्रोजेक्ट करते करते आपको कुछ करना है उसके बीच में, तो आप सीख जाएंगे, ये फंक्शन मैंने यूज कर लिया। तो ऐसे ही हम लोगों ने सीखा है। फर्स्ट सेमेस्टर में 3 प्रोजेक्ट किए, उसके बाद सेकंड सेमेस्टर में हमारे प्रोजेक्ट थे। तो ऐसे आप धीरे धीरे सीख जाएंगे। और जब आप इंटरव्यू देने भी जाएंगे तो आपसे उतना ही बेसिक का डिमांड होता है। ये नहीं होता है कि डाटा एनालिटिक्स के इंटरव्यू में आपको डाटा स्ट्रक्चर एंड एल्गोरिथम आना चाहिए। इवन तो हमें पढ़ाया जाता है जावा के जो सब्जेक्ट इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटिंग में, कि डाटा स्ट्रक्चर एंड एल्गोरिथम के बारे में, लेकिन आपको उसका थ्योरेटिकल नॉलेज भी काम आ जाता है। जरूरी नहीं है कि आपने लिट कोड पे बहुत सारे क्वेश्चन करने हैं उसके लिए। तो ये चीजें हैं कि आप सीख जाएंगे धीरे धीरे जब तक आप प्लेसमेंट की बात आएगी। और दूसरा, जैसे इलेक्टिव की बात है कि मैंने स्टैटिस्टिकल मेथड फॉर बिजनेस एनालिटिक्स लिया क्योंकि वो एनालिटिक्स फील्ड का था। ऐसे ही दूसरे, जब हम सेमेस्टर में होते हैं तो कुछ लोग फाइनेंस के सब्जेक्ट लेते हैं, क्योंकि आईएमई में ये फ्रीडम है आपको कि एमबीए भी साथ में है आईएमई डिपार्टमेंट के, तो एमबीए के सब्जेक्ट भी आप ले सकते हैं। तो फाइनेंस के राइट। सब्जेक्ट लेते हैं। मार्केटिंग रिसर्च लिया था मैंने, तो मार्केटिंग रिसर्च इन द सेंस की थोड़ा मार्केटिंग के बेसिस पे, और उसमें क्या है, एनालिटिक्स भी है। एसपीएसएस सॉफ्टवेयर जो एनालिटिक्स का होता है वो हम इसमें यूज करते हैं। और आईआईटी कानपुर का सबसे बेस्ट पार्ट है कि आप अपने डिपार्टमेंट के तो ले ही सकते हैं सब्जेक्ट। अगर आप जैसे कोई है स्टूडेंट जिसको आज नया जो चल रहा है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस या रिइंफोर्समेंट लर्निंग एंड ऑल दीज थिंग्स मशीन लर्निंग में, तो कंप्यूटर साइंस के भी ले सकते हैं, वो अप्लाई कर सकते हैं। तो देन आपका नॉलेज कैसा है, आपने का कुछ प्रोफेसर का होता है कि आपको ये सब चीजें आनी चाहिए तभी मैं कोर्स दूंगा। तो आप प्रोफेसर से बात कर लीजिए कि मैं एलिजिबल हूँ, मैं कर सकता हूँ ये कोर्स, तो मे बी दे विल अलाउ यू। राइट। कोर्स के सिलेक्ट के लिए प्री रिक्विजिट नॉलेज वो डिक्लेयर कर देते हैं, इतनी प्री रिक्विजिट होनी चाहिए उस कोर्स को लेकर। लेकिन राइट, राइट, राइट। वो वेव ऑफ भी कर दी जाती है प्रोफेसर पे डिपेंड करता है कि आप प्रोफेसर से बात हाँ, करेंगे कि मैंने ऐसे ऐसे अपने बीटेक में किया हुआ है, या मैंने कोर्सेरा से चुका हूँ ये चीजें, भले ही मैंने कोर्स नहीं किया है राइट। कोई, तो वो समहाउ वेव आप ऑफ है। कन्विंस कर लो कि मैं कोप अप कर लूंगा, इसमें या रिक्वायरमेंट्स है तो मुझे लेने दो। राइट। या
राइट, मतलब काफी फ्रीडम है आईएमई के अंदर की कोई भी बंदा कोई से भी बैकग्राउंड से विदाउट एनी हैविंग अ प्रायर नॉलेज जाके सब कुछ एक्सप्लोर कर सकता है, चाहे एमबीए की साइड हो, चाहे बिजनेस एनालिटिक्स हो, डेटा साइंस रिलेटेड हो, या चाहे थोड़ा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हो, और कोई हम्म, भी फील्ड में अपना प्रोफाइल बना के उससे रिलेटेड कोर्सेज करके उससे रिलेटेड प्लेसमेंट निकाल सकता है। या बट राइट, उसके लिए काफी आप अच्छी बात। क्लियर होना चाहिए। फर्स्ट हाँ, सेमेस्टर में आपको पहले क्लियर से, करना पड़ेगा। यस, पहले से एक डायरेक्शन डिसाइड कर लो कि इस डायरेक्शन में जाना है, उस हिसाब से कोर्सेज और स्किल सेट्स डेवलप करना शुरू कर दो। राइट। तो अब बात करते हैं इंटर्नशिप के बारे में, समर इंटर्नशिप। तो क्या कंपलसरी रहती है समर इंटर्नशिप, या ऑप्शनल रहती है तुम्हारे वहाँ? और अगर कंपलसरी, मतलब ऑप्शनल या कंपलसरी जो भी हो, बट उसके लिए क्या इंटर्नशिप के लिए प्लेसमेंट कैंपस के थ्रू होता है या ऑफ कैंपस ढूंढना पड़ता है? इंटर्नशिप आईएमई में एक्चुअली एमटेक, ओनली एमटेक है यहाँ पे आईआईटी कानपुर में, जिसमें कंपलसरी है आईएमई के अंदर। तो आपके क्रेडिट कोर्स नहीं होता है वो, लेकिन उसमें कंपलसरी होता है। उसमें आपको दो तरह के ग्रेड मिलते हैं, एस सेटिस्फैक्ट्री और एक्स अगर आपने इंटर्नशिप सही से नहीं की है। तो उसमें भी दो हम्म। चॉइसेस होती है आपके पास कि आप प्रोफेसर के अंडर इंटर्नशिप करना चाहते हैं या इंडस्ट्रियल इंटर्नशिप करना चाहते हैं। हम्म। तो मोस्टली लोग इंडस्ट्रियल ही चूज करते हैं, क्योंकि फोकस प्लेसमेंट पे ज्यादा रहता है। तो उसमें एक दो वे होते हैं हमारे, कि स्टूडेंट प्लेसमेंट ऑफिस से हमको कुछ अपॉर्चुनिटीज मिलती हैं, जो प्लेसमेंट के टाइम पे जैसे हमको अपॉर्चुनिटी आती है सेम, उसके थ्रू कंपनी जाती है आपको हायर करती है। दूसरा, हम हम्म। प्लेसमेंट, जब समर प्लेसमेंट के लिए अपने डिपार्टमेंट में भी हमारा टीम होते हैं, वो वर्क करते हैं। थ्रू एलम हम कनेक्ट करते हैं, इंडस्ट्री के जो एक्सपर्ट्स हैं उनको टॉक के लिए बुलाते हैं, वेबिनार वगैरह हमारा होता है, उसके थ्रू हम कनेक्ट करते हैं और फाइंड आउट करते हैं कि कोई अपॉर्चुनिटी इंडस्ट्री में है अभी के लिए, तो उसको कन्वर्ट की जाए अपने स्टूडेंट्स के लिए। तो लाइक मेरे बैच में सब लोगों ने इंडस्ट्री में ही की थी समर इंटर्नशिप। एंड मोस्टली यही होता रहा है, बहुत कम लोग ऑप्ट आउट करते हैं कि वो प्रोफेसर के अंडर या रिसर्च इंटर्नशिप करें। राइट। तो मतलब काफी लोगों को कैंपस से ही मिल गई होगी, और काफी लोगों ने ऑफ कैंपस भी अप्लाई किया होगा, तो उनको ऑफ कैंपस भी मिल गया होगा। या मोस्टली लोग को कैंपस से ही मिल जाता है, कुछ को स्टूडेंट प्लेसमेंट ऑफिस से मिल जाता है, कुछ को डिपार्टमेंट के थ्रू हम लोग इनवाइट करते हैं कंपनी, उनके थ्रू मिल जाता है। हम्म। तो अगर मैं स्टेट्स की बात करूँ तो अराउंड 18 स्टूडेंट्स थे हमारे टाइम पे। तो 18 में से हम्म। 15 स्टूडेंट्स को कैंपस के थ्रू ही मिल गया था, दो 3 स्टूडेंट्स ने ऑफ कैंपस अपने आप से इंटर्नशिप फाइंड आउट किया। राइट, राइट, राइट। अब बात करते हैं फाइनल प्लेसमेंट के बारे में। तो तुम्हारे बैच में फाइनल प्लेसमेंट के लिए कितने लोगों ने रजिस्टर किया था? आईएमई में सभी रजिस्टर करते हैं मोस्टली। तो हाँ। जैसे 18 का बैच था तो 18 के 18 ने ही रजिस्टर किया था। और ओके। अभी तक 17 का प्लेसमेंट हो गया है। तो और मोस्टली जैसे जुलाई में सेशन खत्म होता है, जून तक आप डिफेंस करते हैं, सीसी डिफेंस जून जुलाई तक। तो आईएमई का एक हिस्ट्री रहा है कि सभी को प्लेसमेंट मिल जाता है इन द एंड। इन केस अगर आप कैंपस प्लेसमेंट मिस कर देते हैं तो हमारा जो एलम कनेक्ट है, एलम नेटवर्क है, उसके थ्रू हम कनेक्ट करना शुरू करते हैं। फिर एक दो लोग जो हमारे रह जाते हैं, तो वहां से अपॉर्चुनिटीज आ जाती है। तो एट द एंड सभी को एक अच्छी अपॉर्चुनिटी मिल जाती है। तो अभी तक अगर मैं प्लेसमेंट स्टैट्स की बात करूं तो इस साल हमारा हाईएस्ट 27 LPA है, और इट मे बी हम्म। रिवाइज, ये 30 प्लस के आसपास भी जा सकता है अभी। वी आर इन टॉक विद दैट कंपनी एक्चुअली। सो एज ऑफ नो इट्स 27 LPA, और हमारा जो एवरेज पैकेज है वो 16.4 है अभी तक। हम्म। तो ये सब चीजें हैं। अब काफी अच्छा प्लेसमेंट है, लेकिन मेन चीज वही है कि आपको पहले से ही प्लेसमेंट के लिए जाना है तो प्लेसमेंट पे फोकस करना पड़ेगा। अगर आप यहाँ पे आके, लाइक कुछ लोगों का रहता है कि दोबारा से गेट देना है या मुझे गवर्नमेंट की तैयारी करनी है, तो दैट हम्म। वुड बी ए इशू एट द एंड ऑफ योर प्लेसमेंट। राइट। शुरू से अगर एमटेक पे फोकस नहीं करोगे तो फिर हो सकता है कि आपके सीजीपीए भी अच्छे ना आए और प्लेसमेंट वगैरह में भी दिक्कत हो।
हाँ, तो जैसे प्लेसमेंट में सीजीपीए क्राइटेरिया भी रहता होगा कंपनीज का, तो सीजीपीए कितना मैटर करता है प्लेसमेंट के लिए? तो कमिंग टू द सीजीपीए, मेरे को लगता है कि सीजीपीए फोरमोस्ट फैक्टर होता है जब भी आप प्लेसमेंट के हम्म। लिए जाते हैं। तो जैसे अराउंड 1300 1400 स्टूडेंट अप्लाई करेंगे प्लेसमेंट के लिए, तो कोई कंपनी ओपन टू ऑल है, इतना सारा एप्लीकेशन आएगा, तो सबसे पहला फिल्टर रहता है कंपनीज का कि सीजीपीए बेसिस पे वो आपको टेस्ट में बैठने देंगे। तो टेस्ट इज लाइक प्राइमरी स्टेज ऑफ रिक्रूटमेंट। तो आप टेस्ट में ही नहीं अपेयर कर पाए तो आगे इंटरव्यू का पॉसिबिलिटी तो आपका नहीं रहा। सो हम्म। सीजीपीए एटलीस्ट 8 आप मेंटेन करके चलिए थ्रू आउट अपने पीजी। और हायर साइड आप कितना भी ला सकते हैं, इट विल बी बेनिफिशियल। ये आपके लिए किसी भी पॉइंट ऑफ टाइम पे ड्रॉबैक नहीं रहेगा। लेकिन सीजीपीए तो जरूरी है। अगर आपका नॉलेज भी है तो आपको अपॉर्चुनिटी ज्यादा तभी मिल पाएगी जब आपका सीजीपीए अच्छा है। बट इनकेस अगर किसी का सीजीपीए थोड़ा कम रहता है, तो क्या उसके लिए भी कुछ अपॉर्चुनिटीज बचती है? एक्चुअली आईआईटी में क्या होता है कि पहले कंपनी जाती है, टेस्ट लेती है, हम्म। उसके बाद सिर्फ 11 से 12 दिन इंटरव्यू होते हैं दिसंबर 1 से। तो जब हम्म। टेस्ट लेती है कंपनी, तो ये मोस्ट ऑफ द टेस्ट में वही हायर सीजीपीए वाले लोग अपेयर करते हैं। तो वही हम्म। लोग फिर क्लियर भी करते हैं। तो वो अराउंड पूरे कैंपस में 200 से 300 लोग होते हैं जो हर किसी भी कंपनी के टेस्ट में अपेयर करने के बाद उसको क्लियर कर रहे होते हैं। तो वे 200-300 लोगों का क्या होता है कि फर्स्ट 2 डेज में प्लेसमेंट हो जाता है। तो अभी कंपनी के पास वे स्टूडेंट्स नहीं बचे जिनको उन्होंने शॉर्टलिस्ट किए थे इंटरव्यू के लिए। तो कंपनीज डिफरेंट डिफरेंट रूट लेती है। फर्स्ट रूट रहता है कि कंपनीज एक्सटेंडेड शॉर्टलिस्ट निकाल देती है कि इन लोगों को हमने शॉर्टलिस्ट किया था 25 लोगों को, उनका प्लेसमेंट हो गया, तो बाकी के 25 लोग जो इनके नीचे थे टेस्ट में उनको भेज दो इंटरव्यू के लिए। इन केस कभी कभी क्या होता है कि वो लोग भी नहीं होते हैं, तो उसके बाद दूसरा रूट लेती है कंपनीज की आप लोग ऐसे करिए कि दोबारा से ओपनिंग क्रिएट करिए अभी 1 घंटे के लिए या 10 मिनट के लिए। कभी कभी ऐसा भी होता है कि 5 मिनट के लिए ही ओपनिंग होती है, तो आपको एक्टिव रहना पड़ता है, प्रोएक्टिव रहना होता है। तो आपने अप्लाई किया, कंपनी आपके रिज्यूमे चेक करेगी, कंपनी आपको शॉर्टलिस्ट करेगी। अब उसमें भी ये रहता है कि आपको रिज्यूमे के बेसिस पे इंटरव्यू मिल जाएगा या वहां पे भी टेस्ट हो सकता है। तो इसको वॉक इन बोलते हैं कि वॉक इन प्रोसेस होता है। हम्म। तो मैं बोल रहा हूँ कि अगर आपको एक भी शॉर्टलिस्ट नहीं है आपका, तो जब आप 11-12 दिन का जो प्लेसमेंट फेस है, 12वें दिन तक आप 13वें दिन तक पहुंच गए, तो आपको अराउंड 10 to 15 इंटरव्यू फिर भी मिल जाए, इतना अपॉर्चुनिटी रहता है। ओह, सही है, सही है। बट ऐसे मैंने देखा है काफी लोग 12 दिन में भी प्लेस्ड नहीं होते, तो फिर सेकेंड सेशन भी रहता होगा। या तो ये सेकंड सेक्शन मोस्टली शुरू होता है जनवरी के मिड से। और हम्म। लेकिन सेकंड फेज में रोलिंग प्लेसमेंट होता है ना, कि ऐसे कि 13 डेज डेडिकेटेड प्लेसमेंट नहीं हुआ तो उसके बाद फिर से कुछ 10-12 दिन का एक स्लॉट रहेगा, ऐसे नहीं रहता है। कंपनी जाती रहती है, अपना प्रोसेस कंडक्ट कराती है, इंटरव्यू होते रहते हैं। लेकिन राइट। फर्स्ट फेज में और सेकंड फेज में बहुत डिफरेंस हो जाता है। फर्स्ट फेज में कंपनीज के पास टाइम नहीं है, उनको एक टाइम स्लॉट दे दिया जाता है कि आपको स्पीच कंडक्ट कराना है अपना इंटरव्यू, और स्लॉट फ्री करना है, स्टूडेंट को फ्री करना है। 45 मिनट से ऊपर का आप इंटरव्यू नहीं ले सकते हैं कोई भी एक राउंड में। लेकिन सेकंड फेज में कंपनीज के पास बहुत टाइम रहता है, तो वो 1 आवर 30 मिनट इतने टाइम का भी इंटरव्यू ले लेते हैं। तो ये सोच के चलिए कि अगर आप सेकंड फेज में बैठ रहे हैं तो आपको नॉलेज और भी ज्यादा होना चाहिए वहां पे क्रैक करने के लिए। बट कंपटीशन कम रहती होगी सेकेंड फेज में। कंपटीशन कम रहती है, लेकिन एज पर वैकेंसी भी कम हो जाती है कंपनी में, क्योंकि जो ओके। मास हायरिंग होती है वो फर्स्ट फेज में ही बंद हो जाता है। तो आपको वो असाइनमेंट भी दे देते हैं कभी कभी 2-2 3-3 दिन के लिए, कि 2 दिन का डेडलाइन है, क्योंकि उनके पास अभी टाइम है, कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है प्लेसमेंट ऑफिस की तरफ से। राइट, राइट, राइट। तो तुम्हारे बैच में अभी तक मतलब फर्स्ट फेज में कितने प्लेस्ड हुए थे और उसके बाद कितने लोग प्लेस्ड हुए? फर्स्ट फेज में 16 लोग प्लेस हो गए थे। उसके बाद एक ऑफर आया है सेकंड फेज में, और अभी एक बंदे का ऐसे इंटरव्यूज के लिए काफी इंटरव्यूज दिए हैं और अभी आगे भी हैं। तो वी आर कंसिडरिंग कि मे बी ही विल आल्सो गेट ए ऑफर। ओके। राइट। तो अब बात करते हैं कि तुम्हारे वहां पे कौन कौन सी कंपनीज आई थी स्पेसिफिकली। मतलब जैसे फॉर एग्जांपल जो प्रोफाइल है तुम्हारी,
जिस प्रोफाइल के लिए आईआईटी कानपुर के आईएमई मतलब आईएमई के लोग टारगेट करते हैं, उस प्रोफाइल के लिए बाकी सारे लोग भी बैठे होंगे, टारगेट कर रहे होंगे। तो ऐसी एक तो कौन सी प्रोफाइल है जिसको कंपनीज केवल आईएमई को ज्यादा प्रेफर करती है, एंड वैसी प्रोफाइल के लिए और भी ब्रांचेस वाले कितने अच्छे से फाइट कर पाते हैं? देखिए, जैसे आईएमई का बात करूँ मैं, तो आईएमई में क्या रहता है कि हमारा करिकुलम इस टाइप का है कि हमारा डाटा एनालिटिक्स डाटा साइंस में प्रोफाइल बनता है। तो हम लोगों के पास राइट। प्रोजेक्ट्स होते हैं एकेडमिक प्रोजेक्ट लिखने के लिए। सबसे बड़ा एडवांटेज रहता है आईएमई का कि हमारे पास समर इंटर्नशिप होती है। तो समर इंटर्नशिप ये चीज शो करती है कंपनी को कि आपने कंपनी में काम किया हुआ है डाटा पे, रियल टाइम डाटा पे, ना कि एकेडमिक डाटा पे। तो ये एक प्लस पॉइंट रह जाता है। अब अगर किसी दूसरी ब्रांच के बंदे को इस तरह का प्रोफाइल बनाना है, तो जैसे फ्लेक्सिबिलिटी है, तो वो आईएमई के कोर्स भी ले सकता है, यहाँ पे कंप्यूटर साइंस के कोर्स भी ले सकता है। कोर्स लेने के बाद उस चीज के ऊपर प्रोजेक्ट कर सकता है, तो उस तरह से प्रोफाइल बना सकता है। तो मे बी ही विल गेट थ्रू। लेकिन आईएमई का अगर मैं बात करूं कि इंटरव्यूज में जब हम लोग अपेयर करते हैं, तो उसका एक प्लस पॉइंट ये रहता है कि जैसे बैंकिंग की कंपनीज हैं, तो हमारे एलम पहले से ही काम कर रहे हैं वहां पे। तो इंडस्ट्री जानती है कि दिस ब्रांच वर्किंग इन दिस फील्ड ऑफ डाटा एनालिटिक्स। तो वो प्रिफर करते हैं कि इस तरह का बंदा हमको इस ब्रांच से मिल सकता है। तो जैसे इस साल भी हमारा बार्कले, सिटी बैंक, आपका एचएसबीसी, इन सब में प्लेसमेंट रहा है। उसके बाद कंसल्टिंग फर्म्स हुई जैसे ईएक्सएल, और आपका एक्ट्रिया जो कि लाइफ साइंस में काम करती है। उसके बाद आपका एम्फेसिस भी हमारा रिक्रूटर रहा है पास्ट में काफी सालों से। तो इस तरह की फर्म्स भी आती है। तो आपका पॉजिटिव पॉइंट तो रहेगा आईएमई में, लेकिन इन केस अगर आपको आईएमई नहीं मिलता है आईआईटी कानपुर का, तो आप दूसरी ब्रांचेज में हो और आपको लगता है कि आपको नॉन कोर में डाटा एनालिटिक्स की साइड आपको प्रोफाइल बनाना है, तो यू कैन टेक दोज कोर्सेज। और अगर आपका नॉलेज है अच्छा, तो आपको डेफिनेटली मिलेगा। अब अगर मैं सिटी बैंक की बात करूं, तो इवन सिविल से भी बंदे सेलेक्ट हुआ है उसमें, केमिकल ब्रांच के बंदे भी हैं एमटेक से। तो ऐसा नहीं है कि अगर आपका प्रोफाइल आपने बना लिया है तो आप कोई भी कंपनी क्लियर कर सकते राइट। मतलब आईआईटी कानपुर के अंदर कोई भी बंदा घुस गया और सही डायरेक्शन में फाइट किया तो प्लेसमेंट एट द एंड प्लेसमेंट लेके ही निकलेगा। हैं। अगर आप पहले दिन से क्लियर है अपने गोल को लेके, मोस्टली कंफ्यूजन क्या रहती है ना, कोर ब्रांचेज में ये कंफ्यूजन हो जाती है कि एक तो लोग गेट की तैयारी दोबारा करना शुरू कर देते हैं। दूसरा कंफ्यूजन रहता है उनको कि उनका थीसिस वर्क क्या रहता है, डिफरेंट हो जाता है। अगर हमारा थीसिस वर्क की बात करें, तो हमारा थीसिस वर्क थोड़ा अलाइन रहता है फिर भी डाटा से, मोस्टली लोगों का। और उनका थीसिस वर्क हो जाता है कोर में। वहां पे उनको मैटलैब भी सीखना है, उनको सोल्ड वर्क भी सीखना है, वहां को उनको एनसिस भी सीखना है। तो उनके पास टाइम थोड़ा कम रहता है। उनके एकेडमिक के प्रोजेक्ट्स भी उसी तरह के हैं कोर के। हमारे एकेडमिक के प्रोजेक्ट डाटा के बेसिस पे हैं, तो हम वही काम एकेडमिक के टाइम पे कर रहे हैं। अगर हम अपने एग्जाम के लिए भी पढ़ रहे हैं, तो हम कुछ सीख रहे हैं डाटा के बारे में, तो उनको उस चीज को एक्स्ट्रा एफर्ट्स के साथ करना पड़ेगा। तो वहां पे कुछ लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। एट द एंड जब प्लेसमेंट आना शुरू होता है, कोर कंपनीज भी आ रही है, नॉन कोर भी आ रही है, मैं क्या करूं, मैं कौन सी कंपनी में बैठूं। तो आपको पहले ही डिसाइड कर लेना चाहिए कि बस मेरे को कोर में अगर मैं बैठ भी रहा हूँ, तो सिर्फ फॉर द नेम से एक बैठ रहा हूँ। अगर मेरे को नॉन कोर निकालना है, तो मैंने पूरा प्रोफाइल बनाया हुआ है और कॉन्फिडेंट होकर मेरे को जाना है। मेरे को अपॉर्चुनिटी मिलेगी तो मैं उसको क्लियर करूंगा। ऐसे अगर आप तैयारी करेंगे, तो यू विल डेफिनेटली गेट ए प्लेसमेंट। Right. तो अब लास्ट में ये बात कर लेते हैं कि बाकी ब्रांचेस के प्लेसमेंट भी थोड़े मतलब जैसे तुम्हें थोड़ा बहुत आइडिया हो कि कोर के कंपनीज में कैसा रहा, मतलब कोर ब्रांचेस में डिजाइन थर्मल मैन्युफैक्चरिंग में कैसा रहा प्लेसमेंट, एंड बाकी और ब्रांचेस के बारे में तुम्हें थोड़ा बहुत आइडिया हो तो थोड़ा शेयर कर दो। कोर की अगर बात की जाए, तो फर्स्ट फेज में थोड़ा प्लेसमेंट कंपनी जाती है, लेकिन डेज शुरुआत फेज में काफी कम प्लेसमेंट रहता है, क्योंकि मोस्टली स्लॉट बुक होते हैं नॉन कोर कंपनीज के। तो अगर आपका थीसिस वर्क अलाइन कर जाता है किसी भी कंपनी के वर्किंग जो वो कर रही है, जिस सेक्टर में वो वर्क कर रही है, तो हम्म। कोर का सबसे बड़ा एडवांटेज आपको ये रहता है कि लाइक हम्म। यू आर वर्किंग ऑन समथिंग
थर्मल में हो आप और आप वर्क कर रहे हो भी बैटरी पे, तो ईवी चल रहा है इस टाइम बहुत ज्यादा। तो अगर कोई ऐसी कंपनी आ गई कैंपस में, तो बाकी जो कोर के लोग हैं उनसे आप अपर हैंड है कि आपका थीसिस वर्क लाएंगे। तो वो एक मेन मैटर रह जाता है जब कोर के प्लेसमेंट की हम बात करते हैं कि आप थीसिस किस चीज पे कर रहे हैं। तो जैसे अभी हमारे यहाँ पे एक नया ब्रांच भी था आईआईटी कानपुर में, एसई सस्टेनेबल एनर्जी करके ब्रांच नया आया है एमटेक के लिए। तो उसमें जो मोस्टली प्लेसमेंट हुए हैं लोगों के, वो एनर्जी सेक्टर में ही हुए हैं। तो एनर्जी सेक्टर में भी जब उनके प्लेसमेंट हुए हैं तो इस चीज का बहुत ज्यादा लाइक इफेक्ट था कि आपका थीसिस वर्क कैसा है, कि कोई कंपनी ईवी में भी काम कर रही है, कुछ बैटरी पे काम कर रही है, कुछ कंबशन पे काम कर रही है, अगर पेट्रोल या डीजल की उस चीज पे काम कर रही है। तो अगर आपका थीसिस वर्क अलाइन कर दिया तो आपका प्लेसमेंट हो जाएगा। अब मोस्टली पीएसयूज वगैरह जो होती है वो सेकंड फेज में आती है आईआईटीज में, वो फर्स्ट फेज में नहीं आती है। तो कोर की कंपनीज के लिए आपको थोड़ा पेशेंस रखना पड़ता है, क्योंकि सेकंड फेज में बहुत ज्यादा प्लेसमेंट हो जाते हैं कोर के एज कम्पेयर टू नॉन कोर। तो अगर इस साल का डाटा ऑफिशियली आई डोंट नो, बट लास्ट ईयर मैकेनिकल में, डिजाइन में शायद अबोव 90% बच्चे प्लेस थे, जो 22 पास आउट थे। तो अभी 23 का डाटा अभी तक नहीं आया है ऑफिशियली। सो बट वी कैन से अगर कोर की भी अच्छे से आप कर रहे हैं तो आपको अगर इन केस यहाँ पे अपॉर्चुनिटी नहीं मिली है, तो कोर में एक सबसे अच्छा फैक्टर क्या रहता है कि आपका जो थीसिस गाइड होता है उसके पास अगर अच्छे प्रोजेक्ट है इंडस्ट्री के, तो वो भी आपको रेफर कर देता है। इवन वी हैव एग्जांपल कि बंदों को फॉरेन की अपॉर्चुनिटी मिली है डायरेक्ट इंटरव्यूज की कोर सेक्टर में। तो ये चीजें रहती है, आईआईटी का ये एक फैक्टर रहता है कि आपका जो थीसिस गाइड है वो भी आपकी काफी हेल्प कर देता है इस चीज में। तो इन सिंपल वर्ड्स, अगर कोई पर्सन आईटी कानपुर में कोई से भी ब्रांच में आता है, चाहे इंडस्ट्रियल हो चाहे कोर हो, डे वन से अपना क्लियर है कि कौन से प्रोफाइल को टारगेट करना है और डे वन से उस प्रोफाइल को लेके अपना 100% एफर्ट डाले, तो प्लेसमेंट मोस्ट प्रोबेबली लेके ही निकलेगा, राइट? या अगर आप प्रॉब्लम यही रहती है ना कि लोग कंफ्यूज रहते हैं, तो वहां पे जाके प्रॉब्लम आ हम्म। जाती है। अगर आपको क्लियर कट आइडिया है कि मुझे ये चीज करनी है, तो अगर आप को थीसिस डिसाइड हो जाता है फर्स्ट सेमेस्टर के बाद, थीसिस गाइड आपको पता है मैं राइट। इस सेक्टर में काम करने वाला हूँ। तो अगर आप अच्छा सेक्टर में, उस सेक्टर में कोई अच्छा प्रोजेक्ट कर लेते हैं, तो ऑफकोर्स वो काम इंडस्ट्री में कहीं ना कहीं यूज हो रहा होगा, तो आप उस इंडस्ट्री को टारगेट कर लीजिए। इन केस अगर वो आपके प्लेसमेंट के लिए कैंपस भी नहीं आई है इस तरह की इंडस्ट्री, तो आप ऑफ कैंपस ट्राई कर सकते हैं, अपने थीसिस गाइड से बात कर सकते हैं, वो रेफरेंस दे सकते हैं। तो लेकिन आपको बस काम करना पड़ेगा फिर उसके लिए। राइट। सो ऑलमोस्ट सारी चीजें, मेजोरिटी जो एडमिशन लेने वाले हैं, उनके सारे डाउट्स क्लियर हो चुके हैं। तो होपफुली जो भी है वीडियो देख रहे हैं उनके, आपके सारे डाउट्स क्लियर हो गए और आपको क्लियर हो गया होगा कि आपको आईआईटी कानपुर में एडमिशन लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए, आईएमई के अंदर और बाकी सारी ब्रांच के अंदर। तो थैंक यू सो मच शिवम, आप वीडियो आपने मेरा इनविटेशन एक्सेप्ट किया एंड इतनी अच्छी यूजफुल इनसाइड इंफॉर्मेशन थी, तो उसके लिए थैंक यू सो मच। इट्स ग्रेट टू कनेक्ट। थैंक यू। बाय। बाय। रिकॉर्डिंग कर